हे एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट बीन्स। दिस इज सलोनी पांडे। आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डोमिनेंट कास्ट के बारे में। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कुछ स्कॉलर्स एंड सोशोलॉजिस्ट थे, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कास्ट सिस्टम में हो रहे चेंज को देखते हुए कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स इमर्ज किए या कॉइन आउट किए थे। उसमें से एक था संस्कृताइजेशन एंड एक था डोमिनेंट कास्ट। संस्कृताइजेशन को हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब डोमिनेंट कास्ट क्या होती हैं ये हम आज के हमारे इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस टर्म को देखें, डोमिनेंट कास्ट, या फिर सिर्फ डोमिनेंट को देखें, कास्ट को 2 मिनट में छोड़ दें, तो डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? समवन हु इज डोमिनेटिंग, जो हमारे ऊपर अपना प्रभाव दिखा रहा है, अपना वर्चस्व दिखा रहा है, या जिसके जो थॉट्स हैं, थिंकिंग है, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। वो एक पर्सन क्या होता है? वो डोमिनेट होता है, जो प्रभावी होता है, जिसके पास में जो है मतलब जिसका बहुत बोलबाला हो, ये चीज़ कह सकते हैं। वो पर्सन हमारे ऊपर डोमिनेट कर रहा है ना, वो क्या है? वो डोमिनेंट पर्सन है। ओके, सो डोमिनेंट कास्ट का मतलब क्या होगा फिर? कोई ऐसी कास्ट जो कि हमें डोमिनेट कर रही है, जो अपना प्रभाव हमारे ऊपर दिखा रही है। तो इन जनरल अगर हम देखें, जब हम कास्ट सिस्टम को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कास्ट सिस्टम में तो हायरार्की होती है, जहाँ पर कोई टॉप पर होता है, कोई बॉटम पर होता है, कोई मिडिल में होता है। तो जनरली देखने में ये एक चीज़ लगती है कि शायद जो टॉप पर होता है, क्योंकि उसकी बहुत रिस्पेक्ट होती है, तो वही डोमिनेंट कास्ट हुआ करती होगी। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है कौन होती होगी डोमिनेंट कास्ट? जो टॉप पर है, या फिर कोई अलग सी कास्ट जो डोमिनेट कर रही है? शायद किसी को लगता होगा कि जो टॉप पर है वही डोमिनेट करती होगी, अपर कास्ट जो होंगी, क्योंकि हमेशा से वो लोग रिस्पेक्टेबल भी रहे हैं, उनका बहुत बोलबाला भी रहा है। तो क्या होती है ये डोमिनेंट कास्ट, हम समझते हैं। सो it is a term used to refer to those castes which had a large population and were granted land rights, by the partial land reforms effected after independence। यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद में लैंड रिफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं 1947 में। इसके बाद में लैंड रिफॉर्म्स होते हैं, लैंड को लेके कि ये लैंड किसके पास में होगी, कितनी लैंड किसके पास में होगी, ऐसे करके बहुत सारे लैंड रिफॉर्म सिस्टम हमारे यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है इंडिया में। अब इस एक सिस्टम के दौरान जिसके भी पास में लैंड राइट्स हुआ करते थे, और जिस भी कास्ट की लार्ज पॉपुलेशन हुआ करती थी, जस्ट सपोज फॉर एग्जाम्पल ये एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी में ए एक कास्ट है, ए क्या है? कास्ट है। इस कास्ट की इस सोसाइटी के अंदर लार्ज पॉपुलेशन है एंड इनके पास में लैंड राइट्स भी हैं। तो ये वाली कास्ट क्या हो जाएगी? ये इस सोसाइटी के अंदर डोमिनेंट कास्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ऐसी कास्ट जिसकी लार्ज पॉपुलेशन है एंड उसके पास में लैंड राइट्स हैं, उन्हें हम डोमिनेंट कास्ट कहेंगे। ठीक है, now the land reforms took away rights from the erstwhile claimants, the upper caste, who were absentee landlords in the sense that they played no part in agricultural economy other than claiming their rent। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, अब अगर आपको याद हो, जब हमने पढ़ा था कॉलोनियलिज्म एंड कास्ट, वहाँ हमने क्या चीज़ देखी थी कि जो कॉलोनाइजर्स थे या जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के पीपल थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारे कास्ट सिस्टम में यानी इंडिया के कास्ट सिस्टम में कुछ मेथड्स के थ्रू इंटरवीन किया। ठीक है, कॉलोनाइजेशन के बाद से ही हमारा जो कास्ट सिस्टम है, इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है, वो इतना ज़्यादा रिजिड हो गया और उसमें मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। सारा कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ पर एक और क्या तरीका था जिसके थ्रू हमारे कास्ट सिस्टम के अंदर ब्रिटिशर्स ने इंटरवीन किया था? एक था लैंड सेटलमेंट। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? लैंड सेटलमेंट किया था। और ये किस बेसिस पे हुआ था? ये कास्ट बेसिस पर हुआ था। जो अपर कास्ट के पीपल थे उनको लैंड दे दिया गया था, यानी कि वो अब लैंड ओनर्स बन चुके थे। ये किस टाइम पीरियड में हुआ? ये हुआ ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में, जब हम कॉलोनी थे उस एक टाइम पीरियड में ये वाली चीज़ हुई। ठीक है, अब जब हम इंडिपेंडेंट हो गए
उसके बाद में जो इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स हुए उसमें क्या चीज़ हुई, उसमें ये हुआ कि लैंड रिफॉर्म में अपर कास्ट के पास में लैंड से रिलेटेड जो भी राइट्स थे वो सभी उनसे ले लिए गए। उनके पास में लैंड से रिलेटेड जो भी राइट्स थे वो उनसे ले लिए गए, क्योंकि वो केवल एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स थे। क्या किया था ब्रिटिशर्स ने, अपर कास्ट के पीपल को लैंडलॉर्ड्स बना दिया था, ठीक है, वो लोग ज़मींदार बन चुके थे। लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट हुए और वापस से हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म्स हुए तो वहाँ पर ये चीज़ कही गई कि ये जो अपर कास्ट के पीपल हैं ये एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हैं। क्यों हैं ये एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स? क्योंकि इन्होंने एग्रीकल्चर के मैनेजमेंट में या एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, ना ही इन्होंने कहीं पे एक धान उगाई है और ना ही इन्होंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की है, ना ही उसका मैनेजमेंट किया है। इन्होंने केवल इनकी जमीन पर जो भी उपज होती थी, जो भी प्रोडक्शन होता था, उस पर ये केवल अपनी रेंट यानी कि इनका जितना पैसा बनता था ये केवल उस पैसे को लेते थे और बाकी इनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई मतलब नहीं था। यानी कि ये कौन थे? ये एब्सेंटी लैंडलॉर्ड थे, ये गायब जमींदार थे जो कभी भी अपनी जमीन पर क्या खेती हो रही है, क्या हो रहा है, कितना अनाज आ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं देखते थे। ये केवल जो अनाज उगता था उसमें इनका कितना पैसा बनता है वो पैसा ले लेते थे और उसके बाद में फिर वापस से जैसा जो चल रहा है उसको चलने देते थे। यानी कि इनका कोई भी ध्यान नहीं था एग्रीकल्चर इकोनॉमी की तरफ। इसीलिए जो अपर कास्ट पीपल के पास में लैंड राइट्स थे या लैंड ऑनर्स थे वो इनसे ले लिए गए थे। क्या कर लिए गए थे? इनसे ले लिए गए थे। दे फ्रीक्वेंटली डिड नॉट लिव इन द विलेज ईदर बट वर बेस्ड इन टाउन्स एंड सिटीज। एक और चीज़ जो कही जा रही थी वो ये थी कि ये जो अपर कास्ट के पीपल थे जिनके पास में लैंड राइट्स था, ना ही ये लोग विलेजेस में रहते थे, ना ही वहाँ का मैनेजमेंट देखते थे, ना ही अपनी एग्रीकल्चर की इकोनॉमी को देखते थे। ये लोग तो टाउन्स और सिटीज़ में रहते थे, बड़े बड़े शहरों में रहते थे जाके, और इनकी ज़मीन पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इन्हें इससे मतलब नहीं था। ये केवल वहाँ से जो भी पैसा होता था वो ले जाते थे। These land rights now came to be vested in the next layer of claimants, those who were involved in the management of agriculture but were not themselves the cultivators. क्या चीज़ हो रही थी, क्या वो कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जस्ट सपोज ये एक गांव है, इस गांव की इतनी ज़मीन इस ए पर्सन के पास में है जो कि अपर कास्ट का है, ठीक है। इस गांव की इतनी ज़मीन ए पर्सन के पास में है, ये ए पर्सन अपर कास्ट का है। अब इस ज़मीन पर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या कंजम्पशन हो रहा है, किस एक चीज़ की ज़रूरत है, इस ए पर्सन को इससे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये तो बस शहर में रहता है, ये उस गांव में आता भी नहीं है, ये बस शहर में रहता है और यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस हुआ है उससे इसका जितना भी बनता है, जितना भी इसको मिलना चाहिए पैसा, ये बस उस पैसे को ले जाता है और वापस से अपने शहर में जो है अच्छे से रहने लगता है। इसे यहाँ से कोई भी मतलब नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों को हमने क्यों लैंडलॉर्ड्स बनाया है, ये एक चीज़ होती है इंडिपेंडेंस के बाद में। तो फिर क्या करते हैं कि ये जो लैंड राइट्स अभी इनके पास में थे, इनसे वो लैंड राइट्स ले लिए जाते हैं। इनसे क्या किया जाता है, ये लैंड राइट्स ले लिए जाते हैं और फिर जो नेक्स्ट लेयर ऑफ क्लेमेंट्स हैं, उनको लैंड राइट्स दे दिए जाते हैं। कौन है नेक्स्ट लेयर ऑफ क्लेमेंट्स? पहले तो अपर कास्ट के पीपल थे, अब कौन होंगे? वो लोग जो एग्रीकल्चर के मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं या फिर उसमें इन्वॉल्व्ड हैं, जो ये एग्रीकल्चर यहाँ पे पूरी एक्टिविटी हो रही है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी कुछ यहाँ पर हो रहा है इस एक लैंड के ऊपर, इसके एग्रीकल्चर से, इसकी कृषि से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट है उसमें जो लोग इन्वॉल्व्ड हैं उन लोगों को ये लैंड ओनिंग के राइट्स या लैंड राइट्स दे दिए गए। ठीक है, किसे दे दिए गए? जैसे जस्ट सपोज ये जो ए पर्सन को पहले राइट्स थे, इससे राइट्स ले लिए, ठीक है, ये तो कुछ करता नहीं था, और इसकी ज़मीन पे जस्ट सपोज कोई एक के पर्सन है, जस्ट सपोज कोई एक के पर्सन है जो इसकी ज़मीन का रख रखाव करता था, सारा कुछ देखता था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारा कुछ ध्यान रखता था। तो ये के पर्सन के पास में अब राइट्स चले जाएंगे, इससे ले लिए, इसके पास में राइट्स चले गए, ये के पर्सन के पास में अब इस ज़मीन को लेके अधिकार आ जाते हैं। बट वर नॉट देमसेल्व्स द कल्टिवेटर। हालांकि ये जो के पर्सन है ये खुद भी यहाँ पर धान उगाता नहीं था, मतलब जो भी यहाँ पर खेती होती थी वो ये खुद पर्सन नहीं करता था, लेकिन ये कम से कम उसका मैनेजमेंट तो करता था, कम से कम उसका मैनेजमेंट तो करता था। अब इस पे
जो भी इस पे प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे सपोज इस पे गेहूं उग रहे हैं, ठीक है, तो इस जमीन पे जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो तो बहुत से लोग मिलके करते होंगे ना, जैसे सपोज ये इतने सारे लोग हैं, ये सब मिलके इस पे प्रोड्यूस करते होंगे, लेकिन ये जो के पर्सन है ये इसका भी और इन सब का भी ध्यान रखता होगा और सारी चीजें करता होगा। तो इसीलिए अब लैंड राइट्स इससे ले लिए हमने, जिसको कुछ भी मतलब नहीं था, और हमने इस के पर्सन को लैंड राइट्स दे दिए। ये चीज़ कब हुई? ये चीज़ होती है इंडिपेंडेंस के बाद। यहाँ तक आया समझ में कि क्या चीज़ की बात चल रही है, कि इंडिपेंडेंस के पहले जो राइट्स थे वो अपर कास्ट के पास में थे, जो एब्सेंटी क्लेमेंट्स थे या एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स थे। फिर इंडिपेंडेंस के बाद में इन राइट्स को हमने किसको दे दिया? जो मैनेजमेंट करते थे एग्रीकल्चर का, हमने उनको ये लैंड राइट्स दे दिए। आया यहाँ तक समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? These intermediate caste in term depended on the labor of the lower caste, including especially the untouchable caste for tilling and tending the land. अब देखो, पहले क्या थे? पहले अपर कास्ट का पर्सन था जिसके पास में लैंड राइट्स थे। फिर ये वाला पर्सन आ गया और इसके भी नीचे ये सारे पर्सन्स काम करते हैं। तो ये जो पर्सन काम करते हैं यहाँ पर, मतलब टिलिंग का काम और जो भी लैंड को टेंड करने का काम, जो भी काम होता था वो सारा काम ये लोग करते थे। तो ये कौन हो गए? ये लोअर कास्ट के पीपल हो गए, स्पेसिफिकली अनटचेबल्स हो गए। ठीक है, ये कौन हो गए? ये लोअर कास्ट के पीपल हो गए, ये अपर कास्ट का पर्सन हो गया, और ये जो मिडिल कास्ट का पर्सन था, ये पर्सन अब लैंड ओनर बन जाता है, या लैंड राइट जो है वो इसके पास में चला जाता है। However, once they got rights, they acquired considerable economic power. अब देखो, वापस से कहानी को समझते हैं, क्या चीज हुई? इनके पास से अधिकार चले गए। ये जो लोग हैं ये अभी भी उसी जमीन पर जो भी खेती कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। ये जो पहले मैनेजमेंट देखते थे, अब ये बन चुके हैं लैंड ओनर। इनका तो सीन ही खत्म हो चुका है, इनको खत्म कर दो, इनका अब कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो के पर्सन था ये कौन बन गया? ये बन गया लैंड ओनर। तो ये लैंड ओनर हुआ तो इसको इस जमीन का रख रखाव और सारी चीज करनी पड़ी। ठीक है, सारा कुछ मैनेजमेंट करा, इन लोगों से काम भी करवाया, और धीरे धीरे समय के साथ में ये जो लैंड ओनर्स थे इनके पास में पॉलिटिकल पावर भी आ गई और इकोनॉमिक पावर भी आ गई। पहले तो बहुत पैसा आया तो ये लोग अमीर भी हो गए, इनके पास में सारी इकोनॉमिक पावर भी आ गई, और धीरे धीरे ये लोग पॉलिटिक्स में आ गए और इनके पास में पॉलिटिकल पावर भी आ गई। कैसे आई वो हम अभी देखेंगे। सो their large numbers also gave them political power in the era of electoral democracy based on universal adult franchise. अब देखो क्या होता है, हम 1947 में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर पॉलिटिक्स भी होती है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है, यानी सारी चीज़ें साथ में हो रही होती हैं। इसी के साथ में जो हमारी डोमिनेंट कास्ट के पीपल थे, जिनके पास में लैंड राइट्स भी थे और जिनकी लार्ज पॉपुलेशन भी हुआ करती थी, इन सभी का नंबर्स भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। ऑलरेडी लार्ज पॉपुलेशन थी, उनके नंबर्स भी बहुत ज़्यादा हो चुके थे, तो इससे इन्हें पॉलिटिकल पावर मिली। पॉलिटिक्स में इनका नाम होने लगा, इनका दबदबा होने लगा, ये कह सकते हैं। ठीक है, और इनके पास में इकोनॉमिक पावर भी थी, क्योंकि ये क्या थे? ये लैंड ओनर्स बन चुके थे, तो इनके पास में इकोनॉमिक पावर भी थी, मनी भी था और पॉलिटिकल पावर भी थी। ठीक है, इतना काफ़ी है किसी के लिए डोमिनेट करने को। सो इसीलिए ये धीरे धीरे, मतलब ऑलरेडी ये डोमिनेंट कास्ट बन ही चुकी थी, क्योंकि इनकी लार्ज पॉपुलेशन भी थी, इनके पास में लैंड राइट्स भी थे, एंड अल्टीमेटली इनके पास में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर भी आ जाती है। क्या आ जाती है? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर भी इनके पास में आ जाती है। Thus, these intermediate caste became the dominant caste in the countryside and played a decisive role in regional politics and agrarian economy. Ultimately होता क्या है? ये जो intermediate caste थी, intermediate caste हम इन्हें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो upper caste के people थे उन्हें तो land right से हमने हटा ही दिया था। जो लोअर कास्ट के या अनटचेबल्स कहें, वो जो पीपल थे वो तो लैंड टिलिंग वगैरह में ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड थे ही। तो ये जो बाकी के जो लैंड ओनर्स बन चुके थे, ये अब बीच में जो मिडिल में कास्ट थी, इंटरमीडिएट कास्ट जो थी, उनके मेंबर्स थे। अल्टीमेटली ये डोमिनेंट कास्ट बन जाती है कंट्री में, और ये रीजनल पॉलिटिक्स में और अग्रेरियन इकोनॉमी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। रीजनल पॉलिटिक्स में ऐसे, क्योंकि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट कास्ट थी। अभी हम आगे उन्हें समझेंगे कौन कौन से रीजन्स में कौन कौन सी कास्ट थी। डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट कास्ट डोमिनेट कर रही थी, एंड डिफरेंट फॉर्म में,
ओके, डिफरेंट फॉर्म में पीपल की नीड्स को सेटिस्फाई कर रही थी। अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में भी ये बहुत ज़्यादा आगे आ चुके थे, क्योंकि इनके पास में इकोनॉमिक पावर भी थी, पॉलिटिकल पावर भी थी, इनके पास में लार्ज नंबर ऑफ पीपल भी थे, ठीक है, यानी कि सपोर्ट भी था इन्हें अल्टीमेटली। एंड इसीलिए रीजनल पॉलिटिक्स में, क्षेत्रीय राजनीति में इनका बहुत दबदबा रहने लगा। और अग्रेरियन इकोनॉमी में, इंडिया हमेशा से ही अग्रेरियन इकोनॉमी रही है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर भी इनका एक तरीके से कहें कि बोलबाला, इनका प्रभाव जो था वो बहुत ज़्यादा था। तो इस तरह से डोमिनेंट कास्ट उभर के आती हैं इंडिया के अंदर। आया समझ में? क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कौन सी डोमिनेंट कास्ट इंडिया में थी या क्या उभर के आती हैं और क्या वो आज भी हैं, ये हम देखते हैं। सो some of the examples of such dominant caste are Yadavs of Bihar and UP. उत्तर प्रदेश में जो यादव समाज के, यादव कास्ट के जो लोग हैं, यादव जाति के जो लोग हैं, इन सभी ने, ये सभी डोमिनेंट कास्ट हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में। आपको पता भी हो, अगर जो एक पार्टी है उत्तर प्रदेश में, जो एक पार्टी है, आई विल नॉट, मतलब मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी, वहाँ पर जो पार्टी है वो यादव्स को ही डोमिनेट करती है, ठीक है, यादव कास्ट को ही वो हमेशा रिप्रेजेंट करती हैं और उन्हें ही डोमिनेट करती हैं। अब एग्रीकल्चर में भी इनका बहुत दबदबा है, पॉलिटिक्स में भी इनका बहुत दबदबा है, ऑलरेडी हम देख ही रहे हैं, और वो आज भी, मतलब आज भी वो एग्जिस्ट करती हैं। देन वोक्कालिगास ऑफ कर्नाटका, वोक्कालिगास ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका में एक वोक्कालिगास कास्ट है जहां पर भी ये सारी चीजें चलती, मतलब ये वहां पर डोमिनेट कास्ट है। देन रेड्डीज एंड खम्माज ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जो रेड्डी और खम्मा हुआ करते हैं वो भी डोमिनेंट कास्ट हैं। देन मराठाज ऑफ महाराष्ट्र, इनके बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। सो जो महाराष्ट्र में मराठाज हो गए, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जाट और गुजरात में पाटीदार। आज भी ये लोग इंडिया की पॉलिटिक्स में बहुत ही एक्सटेंसिवली, मतलब बिल्कुल इन्वॉल्व्ड हैं, डिसिसिव रोल प्ले कर रहे हैं, मेजर पार्ट हैं यानी कि पॉलिटिक्स का। किसका? मेजर पॉलिटिक्स है, मेजर पार्ट है रीजनल पॉलिटिक्स का, और एग्रेरियन इकोनॉमी में भी इनका बहुत प्रभाव है। तो ये होती हैं डोमिनेंट कास्ट, कुछ इस तरह से ये उभर के सामने आती हैं इंडिया के अंदर, और ये कुछ एग्जाम्पल्स थे डोमिनेंट कास्ट के। आई होप आपको समझ में आए होंगे क्या होती हैं डोमिनेंट कास्ट, कैसे डोमिनेंट कास्ट इंडिया में इवॉल्व अप होती हैं और क्या उनके एग्जाम्पल्स थे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, कोई डाउट्स तो नहीं है? बिल्कुल, आई होप कि ना ही हो, हैं भी तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। देन देख लेते हैं आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत ही इजीली आपको जस्ट गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। आप जैसे ही magnetbrains.com एंटर करेंगे, आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। जस्ट इन केस यूट्यूब पे आपका जो है नहीं ओपन हो रही है मैग्नेट ब्रेन्स का जो चैनल है, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे गूगल पे, वेबसाइट एंटर करेंगे, मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा, स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक की सारी क्लासेस के वीडियोज अवेलेबल हैं। अब क्या करना है, जो भी क्लास आपको स्टडी करनी है, जैसे सपोज आपको क्लास 12th स्टडी करनी है, आपने क्लास 12th पर क्लिक किया, क्लास 12th में जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उससे रिलेटेड वीडियोस यहाँ आपके सामने आ जाएंगे। स्क्रॉल करेंगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे, और देखेंगे सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। अब क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, ये वीडियो ट्यूटोरियल्स ओपन, यहाँ पे चैप्टर वाइज वीडियोस हैं, जो चैप्टर पढ़ना है उस पर क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स ओपन होंगे, सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब जो भी वीडियो देखना है वॉच नाउ किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए। ये नहीं देखना है कोई और सब्जेक्ट, कोई और टॉपिक स्टडी करना है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी रेफर कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सो स्टे ट्यून, थैंक यू, एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।